ठीक आ रहा है? यस क्लियर है। सर कुछ क्वेश्चन थे मॉड्यूल से, अभी डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में रुकेंगे थोड़ी देर, ठीक है? ओके सर। सर वो ये पूछना ठीक है, हम लोग, हाँ बोल। सर ये मेडिकल वाले बच्चों को सर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन मतलब किसने पढ़ाया था? मैंने ही पढ़ाया था स्टार्टिंग में। अच्छा सर, उसका सर अगर लेक्चर मिल जाए तो भेज दिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, मैं चेक करता हूँ, यदि शायद इस बार भी मैंने उन्हें पढ़ाया था, यदि वो लेक्चर होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले थे वॉटलेस करंट। जैसा कि हमें पता है P एवरेज इज इक्वल टू I नॉट V नॉट डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ पाई। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सबका मीनिंग पता है हमें। इसी को मैं लिख सकता हूं I नॉट बाई √2 V नॉट बाई √2 इंटू कॉस ऑफ पाई, राइट? इसी को लिख सकता हूं I RMS इंटू V RMS इंटू कॉस ऑफ पाई। ये पावर का हम फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, आता कैसे है वो सारा कुछ हम ड्राइव कर चुके हैं। यस और नो? यस सर। गुड। अब हम वॉटलेस करंट की बात कर रहे हैं। वॉटलेस मतलब पावरलेस, वॉटलेस मतलब पावरलेस, पावरलेस, राइट? अब यदि ये करंट आई है और ये वोल्टेज है, इनके बीच का एंगल फाई है, तो इंस्टेंटेनियस पावर या एवरेज पावर की बात करेंगे तो आरएमएस लेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो V इंटू आई, इट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर। पावर, कोई दिक्कत? V डॉट, बेसिकली V डॉट आई होता है V डॉट वी आई कॉस फाई, इट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, यदि मैं बात करूं तो I का एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज आएगा, जिसको I पैरेलल बोलूं, वो होगा I कॉस ऑफ फाई के बराबर, और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर आएगा, इसको बोलूंगा I परपेंडिकुलर इज इक्वल टू I साइन ऑफ फाई। इसको रिजॉल्व कर लिया। यदि मैं पावर लिखूं, ये कंपोनेंट के फॉर्म में लिखूं, तो V इंटू आई परपेंडिकुलर इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो वोल्टेज से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, प्लस V इंटू आई जो पैरेलल कंपोनेंट है वो 0 डिग्री बना रहा है। cos 90 का वैल्यू 0 हुआ, मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ करंट है उसकी वजह से पावर 0 आया, और जो इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज वाला जो करंट है उसकी वजह से पावर जो आया वी आई पैरेलल, इसी को लिख सकता हूं 0 प्लस V, और पैरेलल का वैल्यू है I cos ऑफ फाई, मतलब अल्टीमेटली देखूं तो V I cos फाई। ये बात इतना रियलाइज कर पाए कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। राइट। इससे मतलब ये हुआ
कि जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है किसके परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज, उस करंट को क्या बोलेंगे, पावरलेस करंट या वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट का डेफिनेशन क्या हो गया, द करंट which is perpendicular to voltage is known as wordless current, wordless या फिर पावरलेस करंट, क्योंकि इसकी वजह से जो पावर होगा वो क्या आता है, जीरो आता है, या ये पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई, वॉटलेस करंट या पावरलेस करंट? सिंपल सी चीज है। यस सर। गुड, कॉपी करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। सर प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में भी वॉटलेस करंट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका एवरेज पावर जीरो होता है, तो जो IRMS होगा वो पावरलेस होगा, इंस्टेंटेनियस जरूरी नहीं है। समझ गए? यस सर। मिटाओ इसको, कॉपी कर लिया? यस सर, एक मिनट सर। राइट, लास्ट लाइन ना करिएगा। यस सर। अच्छा, अब कुछ जनरल चीजें हैं, पॉइंट के फॉर्म में कर लेना। यदि हमें वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को ऐड करना है, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट ऑफ AC, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या फिर करंट सोर्स हो। ठीक, जैसे हम बात करें, हमारे पास V1 इज इक्वल टू V01 साइन ऑफ ओमेगा टी है, और एक सोर्स है V2 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और यही प्रोसेस है, V0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 है, राइट? देयर आर टू वोल्टेज सोर्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट है करंट के लिए भी। तो पहली बात, ये जो वेक्टर मेथड ऑफ एडिशन है जो हमने वेव में देखा था, याद होगा, पहली बात तो सारे के सारे जो एसीज हैं वो एक ही फॉर्म में होने चाहिए, साइन के फॉर्म में होने चाहिए या फिर कॉस के फॉर्म में होने चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम साइन या कॉस के फॉर्म में एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग प्लस माइनस पाई बाई 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं वेक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड में पहला पॉइंट तो ये है कि सबका ओमेगा सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ओमेगा मस्ट बी सेम।
ओमेगा सेम होना चाहिए और जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वोल्टेज सोर्सेस के बीच में वो कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस, तभी ये वेक्टर मेथड एप्लीकेबल है। डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब फाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। थर्ड, all must be on all AC sources must be in the same form, साइन में या फिर कॉस में। all AC sources, all AC must be in the same form, same form किसमें, साइन में, साइन और कॉस, ये सब मैंने बताया है किसमें, जब वेव में डिस्कस किया था। याद आया नहीं आया कुछ? यस सर। राइट। तो एक को किसी को रेफरेंस मान लेंगे, लेट से मैंने V1 को रेफरेंस माना और V2 ये है, और V2 कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है। तो V1 वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो V01 है, इसका एम्पलीट्यूड है V02 है। इन दोनों को ऐड करूं तो इनका जो रिजल्टेंट VR0 आएगा या V0R आएगा, वो आएगा √ओवर V01 स्क्वायर प्लस, कुछ याद आया, V02 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ V01 V02 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका इस वोल्टेज सोर्स का एम्पलीट्यूड ये है। तो ये किसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसी सोर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसी सोर्स। इतनी बात समझ भाई, कुछ याद आ रहा नहीं याद आ रहा वेव वाला? यस राइट। अब यदि मैं ये V01 से एंगल अल्फा बना रहा है, इससे बीटा बना रहा है, देन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, जिसके साथ बना रहा होता है V01 प्लस V02 कॉस ऑफ फाई, याद आया वेक्टर, साइन ऑफ फाई। सिमिलरली यदि V2 से एंगल देखूंगा तो tan बीटा इज इक्वल टू V01 साइन फाई डिवाइड बाई V02 प्लस V01 cos फाई, और where alpha and beta are the angle made by resultant source with V1 and V2 respectively, where alpha and beta, next point, alpha and beta are angle made by resultant voltage VR with V1 and V2 respectively। अच्छा, यहां पे अब मुझे लिखना कैसे है इसको, यदि मैं ऐसे लिखता हूं रिजल्टेंट, तो लिखूंगा V0R, वो है मेरे पास, और ये सब साइन के फॉर्म में, तो ये भी साइन के फॉर्म में रहेगा, और जो कॉमन टर्म है ओमेगा टी वो रहेगा, प्लस अल्फा लिख सकता हूं। तो बोलना पड़ेगा ये जो रिजल्टेंट सोर्स है ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू V1। यदि मैं ऐसे लिखता हूं रिजल्टेंट सोर्स इज इक्वल टू V0R साइन ओमेगा टी प्लस बीटा लिखता हूं
तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू V2, दोनों आंसर सही है, लेकिन ये लिखा है मैंने विद रिस्पेक्ट टू 1 फर्स्ट वाले वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ये लिखा है मैंने सेकंड वाले वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। अब बोलो, जल्दी बोलो। सर आपने जो tan अल्फा और tan बीटा का फॉर्मूला लिखा है उसमें सर एक तरफ आपने V2 cos phi लिखा है और दूसरी तरफ V1 cos अल्फा लिखा है। नहीं, ये बीटा है। यस सर। हाँ ये, अच्छा ये फाई है, फाई। सर ये जो आपने लिखा है दूसरा वाला, हाँ उसमें साइन ओमेगा टी माइनस बीटा नहीं हो सकता? नहीं। सर बट नीचे जा रहे हैं हम लोग वो एंगल। अपने आप जो भी बीटा आएगा सॉल्विंग के बाद नेगेटिव पॉजिटिव, वो बेटा उससे नहीं लेने देना। अपने आप यदि बीटा नेगेटिव आएगा तो वही वैल्यू रखनी है, जो भी आएगा जैसा आएगा वो सॉल्विंग के बाद। ओके। हो सकता है मैं इसे सॉल्व करूं तो हो सकता है बीटा का वैल्यू प्लस π/4 आ जाए, समझे? हो सकता है माइनस π/4 आ जाए, तो माइनस π/4 आएगा तो माइनस π/4 रखूंगा, प्लस π/4 आएगा तो प्लस π/4। अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं करने हैं हमें, यस और नो? ठीक सर, ओके। राइट, कॉपी करो फटाफट। और सिमिलर कॉन्सेप्ट किसके लिए है? ये वोल्टेज को लेके मैंने किया है, सिमिलर कॉन्सेप्ट एसी करंट को लेके भी है। जैसे वहाँ इंटेंसिटीज का रिलेशन निकाला था हम लोगों ने वेव में, तो बिल्कुल सर यहाँ वही है, पावर का कर सकते हैं क्या? सर? इंटेंसिटीज का रिलेशन नहीं निकाला था वेव में सर उसमें, हाँ तो यहाँ पे सर उसके हाँ। कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हो सकता है रिजल्ट? नहीं, पावर नहीं निकाल सकते, बस ये इतना ही काफी है। मिटाओ इसको, कॉपी करो फटाफट। मिटा दो बेटा। राइट, तो हमने ये देख लिया सिंपल सा। फिर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, एसी से जो कॉयल। अच्छा एक एग्जांपल कर लेते हैं, पहले इसका एग्जांपल करो फटाफट। जैसे हमारे पास एक है एक वोल्टेज, एक करंट है I1 इज इक्वल टू I01 या 3 एम्पियर साइन ऑफ ओमेगा टी, I2 इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। एक है I का भी 3 ही मान लेता हूं, I3 इज इक्वल टू 4 π/2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। फाइंड रिजल्टेंट करंट, फाइंड करिए जल्दी से। पहली बात तो सारे के सारे सेम फॉर्म में है, ओमेगा टी सब में कॉमन है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, और फेज डिफरेंस इसके इसके बीच का π/2 है, इसके इसके बीच का कितना है π/4, इसके इसके बीच का π/4, मतलब फेज डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है, राइट कि नहीं? वो π/4 आएगा या π/2 आएगा,
π/2 क्या है? कांस्टेंट एक नंबर है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। राइट। तो किसी एक को रेफरेंस मान लेंगे। लेट्स से मैंने I1 को रेफरेंस माना, तो ये I1 को रेफरेंस माना, I2 कितना प्लस π/2, मतलब π/2 आगे है। चलो ये I2 है, I3 जो है वो I1 से π/4 आगे है। चलो तो ये I3 हो गया, ये π/4 है, ये π/4 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है। क्या ये फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पा रहे हो, जो वेक्टर मेथड मैंने बताया था? जल्दी यस बोलो। सर। यस सर। Right. यदि I1 और I2 का रिजल्टेंट देखूं तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। जल्दी बोलो। सेम है सर। along π/4 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग आएगा, और कितना आएगा? जल्दी बोलो। 3 सर रूट 5 टू 3 आएगा, root 2. यस 3 रूट 2 आएगा। और I3 और ये इन दोनों का रिजल्टेंट सेम 0 एंगल पे है, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? जल्दी बोलो। 4 plus 3. 4 plus 3√2। वेरी गुड। अच्छा, यदि एंगल की बात करूं तो ये एंगल अल्फा कितना रहेगा? π/4 रहेगा। बीटा भी कितना रहेगा? π/4 रहेगा। दिख रहा है साफ साफ? यस सर। Yes, अब sir. मैं रिजल्टेंट करंट लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? एम्पलीट्यूड तो 4 प्लस 3√2 होगा, और साइन है तो साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी प्लस π/4 लिखूंगा। यही विथ रिस्पेक्ट टू I1 या फिर I2 बोलूं, इस बार कोई फर्क नहीं, क्योंकि एंगल दोनों से क्या है? सेम है। तो इट विल बी द रिजल्टेंट करंट। मतलब इन तीन करंट को इस सिंगल करंट से क्या कर सकता हूं मैं? रिप्लेस कर सकता हूं। यस और नो, जल्दी बोलो। यस समझ में आ गया? यस कॉपी करो फटाफट। क्या मिटा दूं इसको? सर अगर ये जो रिजल्टेंट निकाला है ये तीसरे करंट के अलोंग ना होता तो फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालते। बिल्कुल बिल्कुल। मान लेते I1 I2 को कहीं दूसरे एंगल का जाता, तो फिर I3 I1 के बीच का एंगल कुछ होता तो वैसे अप्लाई करते। सर इसमें IJK का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? नहीं, ऐसे ही करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी के बैकग्राउंड में टीवी वगैरह चल रही है, म्यूट कर लो माइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, V1 is equal to 3 cos of omega t. V2 is equal to 3 sin of omega t. V3 is equal to 3 sin of omega t plus π/4. V4 is equal to 3 sin of omega t plus pi. Find I resultant, V resultant. Find करो।
इसको मैं सब साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा पाई माइनस तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2। सर दोनों लिख सकते हैं, प्लस पाई बाई 2 चलो तो लिखिए सर। पूरी प्लस लिख लो, लिख सकते हैं ना, चेक कर लो प्लस Yes. माइनस कबर तो नहीं होगी। यस सर। ठीक, तो यहाँ से किसी एक को रेफरेंस मान लें, चलो V2 को रेफरेंस माने, तो V2 को रेफरेंस मान लिया, जो V1 है वो पाई बाई 2 आगे है, चलो ये V1 हो गया। V3 जो है वो पाई बाई 4, ये V3 हो गया, ये पाई बाई 4 है। V4 जो है वो ये रहेगा। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, तो क्या ये इक्वल अपोजिट हो गए, कैंसिल हो जाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। सिर्फ बचे क्या, ये दोनों बचे, तो ये पाई बाई 4 है, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट मिडिल में जाएगा। ये कितना होगा, पाई बाई 8 होगा, और ये कितना होगा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ 3 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। क्या ये V नॉट R के बराबर होगा, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, तो ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, चलो ऐसे ही रखा, कोई दिक्कत नहीं। 3 solve इंटू कर लेना। रूट 2 प्लस तो 1 बाई वी रूट 2। वी आर होगा V नॉट R, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन है सारे, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 8 लिखूं, तो ये विथ V1 होगा। ऐसे भी लिख सकता हूं VR इज इक्वल टू V नॉट R साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 3 पाई बाई 8, तो ये होगा विथ V2। क्या सही लिखा है, चेक कर लो। और ऐसे भी लिख सकता हूं VR इज इक्वल टू V नॉट R साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2, तो पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2 4 5 पाई बाई 8, तो ये होगा विथ V3 सॉरी विथ V4। ऐसे भी लिख सकता हूं, ये विथ V1 बोलूं या फिर विथ V3 बोलूं। देखो चेक करो फिगर से, क्या समझ में आया, कैसे कैसे लिख सकता हूं, सब सही है। यस सर। जल्दी बोलो, देखो समझो। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये सबसे पहला वाला कन्वर्शन बता दिए, कॉस से साइन में कैसे कन्वर्ट किया था। ये यस सर। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी नहीं होना चाहिए। पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस में भी यही आता है शायद। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर यहाँ पे भी देखिए सर, वेक्टर वाला अगर लगाएंगे तो फिर तब भी आंसर आ रहा है सर,
हाँ IJ। हाँ, तो ये देगा। हाँ तो ये रिजल्टेंट बनाएगा ना उससे। सर रिजल्टेंट ऐसे निकाल लेंगे और फिर एंगल वैंगल फिगर से देख लेंगे। हाँ तो बस वही चीज है, वही चीज है। वेक्टर एडिशन तो क्या है, वेक्टर ही तो है। सर V4 से आपने 5π/8 कैसे लिखा वो बता दीजिए। V4 से ये 90 डिग्री है, यस सर। ये π/8 है। सर तो मतलब अगर लेफ्ट से मेजर करेंगे तब भी पॉजिटिव लिखेंगे और राइट से मेजर करेंगे तब भी हाँ हाँ पॉजिटिव हाँ लिखेंगे। हाँ, मेंशन कर दिया ना, इसके साथ का एंगल बना, बात खत्म। लेकिन सर फिर डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज वाली। उसमें ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना। वो यहाँ से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिगर चाहो तो फिगर बना देना, और या फिर वो ये दो ऑप्शन होंगे तो फिर मेंशन करना। यदि B3 से रेफरेंस को मानेंगे, क्योंकि सब कुछ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें टेंशन मत लो। ओके सर। या चाहो तो ऐसे ही कर लो, यदि रेफरेंस हिसाब से करोगे तो रेफरेंस मान के ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसका लिखूंगा तो प्लस माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, चलो साइन सादे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और VR को यदि ये मैंने कैसा विथ V2 लिखा है ना, तो V2 के लिखूंगा तो ये माइनस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यदि कन्वेंशन मान के चलो तो। नहीं सर ये V2 में प्लस लिखूंगा है। विथ V2, हाँ प्लस होगा, और विथ इसके साथ देखूं वो नेगेटिव तो है। माइनस। कन्वेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इस कन्वेंशन के हिसाब से कर लो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। यस सर। मिटा दो। तो जब भी AC सोर्सेज वगैरह है, रिजल्टेंट वगैरह निकालना है तो वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा। यस सर। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है चोक कॉइल। चोक कॉइल, जरा इसके स्टेटमेंट लिख लो, जरा इसके बारे में एक लाइन लिख लो, लिखो। चोक कॉइल इसको ब्लास्ट भी बोलते हैं, देखो चोक कॉइल और ब्लास्ट इज अ डिवाइस। स्पेलिंग क्या है इसकी? BALLAST, BALLAST। चोक कॉइल और ब्लास्ट is a device having choke coil or blast is a device having high inductance and negligible resistance, is a device having high inductance and negligible resistance. It is used to control current in AC circuits. It is used to control current in AC circuits. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो चोक
choke coil or blast is a device having high inductance and negligible resistance. It is used to control current in AC circuits. The power loss in the circuit, containing choke coil is least or minimum. The power loss in circuit containing choke coil is least or minimum. ये लाइन शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो प्योर इंडक्टर हो गया, और प्योर इंडक्टर में 590 डिग्री होता है, तो पावर लॉस क्या हो जाता है? 0। बात समझ में आई? सर एक बार और बता दीजिए। पावर लॉस मिनिमम बोल रहा है ना ये? यस सर। अच्छा, पावर लॉस मिनिमम बोल रहा है, ये बोल रहा है हाई इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट इंडक्टिव सर्किट है, और ऑलमोस्ट इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस आता है, फाई का वैल्यू 90 डिग्री आता है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। यस सर। ओके और सर। पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो पावर लॉस भी क्या होगा? मिनिमम होगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, चोक कॉइल का फिगर देख लो। सर चोक हाँ। कॉइल डीसी करंट अलाउ करता है कि उसको भी रोक देता है? चोक कॉइल एसी के लिए ही है मेनली। डीसी तो हर सर्किट करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ टाइम तक ब्लॉक कर सकता है, बाद में अलाउ करेगा। यदि कैपेसिटर होगा तो अलाउ नहीं करेगा, तो कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा तो अलाउ करेगा। वो तो डीसी में हम देख ही चुके हैं। एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर ये बाइंडिंग की गई है वायर की। ये आयरन कोर, कॉइल ऑफ CU वायर, कॉपर वायर। कॉपी कर लो जल्दी से इसको। तो सर जो आज एसी वायर खत्म हो जाएगा? एसी आज खत्म कर दूंगा। सर एक चीज पूछ लो सर। बोलो। सर ये इसके रिलेटेड क्या है? ये रिजल्टेंट एसी के रिलेटेड है। सर ये पूछ रहा था कि एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को हम लोग वेक्टर्स मानते हैं। हाँ, वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है एसी। बट डीसी में उसको हम लोग स्केलर लेते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है सर? मतलब देखो, बेसिकली यदि मैं बात करूं ना सर ठीक से, तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है एसी। समझे मेरी बात को? समझ रहा हूँ सर। सर वो फेज क्योंकि वो- डिफरेंस की वजह से होता है। हाँ, फेज डिफरेंस की वजह से बस। तो वेक्टर मेथड को फॉलो करता है एडिशन के लिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। ओके सर। हाँ हाँ, तो बेसिकली एक ये आपका इंडक्टर है। इंडक्टर ही क्या है? मतलब इंडक्टर में इंडक्टेंस होगा, लेकिन इंडक्टेंस ये एक सॉफ्ट आयरन
आयरन कोर इसके अंदर डाल दिया है तो वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, मतलब इंडक्टेंस बढ़ा देता है। मतलब इंडक्टर है क्या? इंडक्टर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जैसे कैपेसिटर था, कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, ऐसे ही जितना ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होना चाहिए। जी सर। यस सर। ऐसे ही ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। अब मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा स्टोर कराना है तो इंडक्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। यस सर। राइट। तो हमें क्या करना है? जो कॉइल एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें इंडक्टेंस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस क्या रखना है? मिनिमम रखना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस मिनिमम रखना है, तो बेसिकली इसका इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए, यदि सिंपल इंडक्टर होता तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और ये आयरन कोर डाल दिया, तो जो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी वगैरह होती है ना, तो ये अलाइन करके मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इनसाइड क्या कर देता है? बढ़ा देता है। आयरन कोर डालने से, सॉफ्ट आयरन कोर डालने से अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, क्योंकि आयरन जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, परमेबिलिटी की ठीक है वजह ना। से। हाँ, परमेबिलिटी की वजह से, ठीक है ना। तो आयरन कोर इसलिए डाला गया है ताकि हम इंडक्टेंस को क्या कर सकें? बढ़ा सकें। बात समझ में आई? पहले सर आयरन ये भी काम करेगा ना, रेजिस्टेंस कम कर देगा। आयरन का रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब कॉइल से। तो ये जो कॉइल वाइंड है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। कॉपर वायर की कॉइल है, तो कॉपर इसलिए किया है क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, तो रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए जनरली किसको यूज किया है हमने? क्योंकि रेजिस्टेंस हमें क्या रखना है? मिनिमम रखना है। इसलिए हम ऐसा मटेरियल, ऐसा कंडक्टर यूज करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी क्या हो? मिनिमम हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। यस सर। दूसरी बात, इसकी क्वाइलिंग इसलिए की गई है इंडक्टर में। क्वाइलिंग करने का मतलब क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि इंडक्टेंस बढ़ाना, रेजिस्टेंस कम होता है, तो क्वाइलिंग ऐसे, मतलब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा लेंथ ऑफ वायर यूज होगी, और रेजिस्टेंस जो होता है रो एल बाई होता है, रो एल बाई ए होता है। याद आया? यस। तो हम ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रखेंगे। नंबर ऑफ टर्न will be more। नंबर ऑफ टर्न मोर होने से लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ाने से भी तो रेजिस्टेंस कम होता है। सर लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। हाँ सर। सर एरिया बढ़ जाएगा ना इसका। सॉरी, लेस करना, सॉरी, लेस करने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। जल्दी बोलो। यस सर। सर बट नंबर ऑफ टर्न्स कम करने से सुनता है भाई। नंबर ऑफ टर्न लेस करने से लेंथ ऑफ वायर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम होगा, नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा सर। बस ठीक। अब ये जो वायर यूज की गई है उसका पूरा सुन ले। जो वायर यूज की, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना। जो वायर यूज की है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर यूज will be large। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका रेजिस्टेंस ये भी क्या करेगा? कम करेगा। ये ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि want to minimize resistance, want to minimum resistance।
रेजिस्टेंस। अब बोल तेरे क्वेश्चन क्या थे? सर मैं बोल रहा था सर कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो एक हम्म। स्पेसिफिक लेंथ का जो वायर होगा उसका हम्म। लेंथ कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से सर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, इंडक्टर तो वैसे ही रहेगा। इंडक्टर की तो प्रॉपर्टी होती है, वो पार डाल दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक स्पेसिफिक लेंथ के वायर में बढ़ाएंगे तो उसकी इंडक्टेंस भी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। देखते हैं आगे, देखते हैं ओके। ठीक है ना। हाँ रेजिस्टेंस तो हमें, उतना ही रहेगा हाँ अगर तो इसमें लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा भी दिए तो भी उतना ही रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो लेंथ कम हो जाएगा ना, और लेंथ कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेंथ नंबर पर ऑफ लेंथ यूनिट कम कम कैसे हो लेंथ जाएगा? बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा पर भाई। यूनिट कम होगा। सर एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ वायर की बात कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें, ये जल्दी फिगर ड्रॉ कर लो। तो ये है, ये क्या है? चोक कॉइल। इतना क्लियर है एहसान? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। सर मैंने कुछ गलत बोला क्या? स्पेसिफिक, यदि वायर ऑफ लेंथ फिक्स है, यस सर। आप ये बोल रहे हैं ना, वायर ऑफ लेंथ फिक्स है तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया बस। अच्छा ओके। तो उसमें फिर नंबर ऑफ टर्न कम ज्यादा तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ओके सर। समझ गए बात को? समझ गया सर। फिगर बना लिया है? यस सर। कुछ पॉइंट है, लिखो। फर्स्ट पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर कॉइल वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। ठीक है सुनना, फर्स्ट पॉइंट है लैमिनेटेड इसलिए ताकि उसके टच होने पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह ना हो, इसलिए। हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर कॉइल, फर्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर कॉइल wound over a soft iron laminated core. It consists of a copper coil wound over a soft iron laminated core. ये वाला पॉइंट क्लियर? यस सर। दूसरा पॉइंट, thick copper wire is used to reduce resistance of the circuit. Thick copper wire is used to reduce the resistance of the circuit. ये पॉइंट क्लियर? सर यूज टू के बाद क्या बोला आपने? thick copper wire is used to reduce the resistance of the circuit. To reduce the resistance of the circuit. To reduce the resistance of the circuit. क्लियर हो गया पॉइंट? वही अब समझ रहे थे हम अभी। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, soft iron is used to improve inductance of the circuit. Soft iron is used to improve inductance of the circuit. क्या ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। ठीक। फोर्थ पॉइंट, the inductive reactance or effective opposition of the choke coil
effective opposition Sir, of the choke coil The will inductor be reactance. reactance और effective opposition. Effective opposition मतलब equivalent resistance will be omega L या 2 pi f into L. Yes or no? जल्दी बोलो. यही तो होता था. Yes. Yes, sir. 4th पॉइंट लिख लिया सबने. Yes, sir. Yes, sir. Fifth point. For ideal choke coil, resistance equal to 0. For ideal choke coil, practically तो possible नहीं है. For ideal choke coil, resistance equal to 0. अच्छा, रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो कैसा सर्किट होगा? प्योर इंडक्टिव होगा. Yes. Yes. sir. अच्छा, प्योर इंडक्टिव होगा तो फाई का वैल्यू कितना होगा? 90 degree. Pi by 2. Yes, sir. पावर फैक्टर कितना होगा? 0. 0. तो पावर लॉस क्या होगा? 0. 0. एवरेज पावर लॉस 0. तो लिखो, for an ideal coil, resistance equal to 0. It implies that pure inductive circuit. It implies that pure inductive circuit. It implies that phi is equal to 90 degree. It implies that power factor equal to 0. It implies that average power will be 0. Fifth point clear? Yes. Yes, sir. Sixth point. In actual practice, choke coil is RL circuit. क्या इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? In No. actual practice, choke coil is equivalent to RL circuit. बस L को मैक्सिमाइज करना है, R को मिनिमाइज करना है. सर तो In फाई actual prac- सर फाई पाई बाय 4 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, मतलब मोर क्लोज टू पाई बाय 2 होगा ना. अब बेटा लॉजिक वही है ना, सीधी सी बात है. ऑलमोस्ट 90 डिग्री रखना है तो हमें आर को मिनिमम ही रखना पड़ेगा. जितना कम कर सकते हैं करो. लेकिन यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी आरएल सर्किट चोक कॉइल है, वो कितना अच्छा चोक कॉइल है, कितना बुरा चोक कॉइल है, वो अलग बात. Yes. यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. गुड. तो 6 पॉइंट लिख लिया ना. 7th पॉइंट लिखो. चोक कॉइल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. 7th point. Choke coil for different frequencies are made by using different substances. Choke coil for different frequencies are made by using different substances in their core. Choke coil for different frequencies choke coils of different frequencies are made by using different substances in their core. बेटा लिखा ये? Yes, sir. ठीक. तो ये कुछ हमने
तो कॉइल के बारे में कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यदि ये हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो एसी वाला है वो ट्रांसफॉर्मर है। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। सर एक क्वेश्चन है अभी भी। बोलो बोलो बोलो। सर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो पर यूनिट लेंथ कम हो जाएगी, तो सर उससे रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाएगी? अब मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ तुम फिक्स ओवरऑल लेंथ फिक्स कर दो सर तो वो रेजिस्टेंस तो स्पेसिंग पे डिपेंड करेगा ना। अगर स्पेसिंग ज्यादा रखेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, स्पेसिंग उतनी पे ही लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो पर यूनिट लेंथ तो घट जाएगी। बेटा पर यूनिट लेंथ हमें जरूर थोड़ा पर यूनिट लेंथ से, मैं पर यूनिट लेंथ भूल जाता हूँ। आप तो ऐसे समझो ना, नंबर ऑफ टर्न कम होंगे तो लेंथ कम होगी बस, तो वैसे ओवरऑल भी लेंथ कम रखना है हमें। स्पेस बीच में बढ़ाएंगे तो इंडक्टर नहीं रहेगा, उसमें पास पास होते हैं वायर। और क्या। तो नेक्स्ट हेडिंग है इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स, इसमें एक आध लाइन लिख लो, ठीक है ना, बाकी फिर मैं समझाता ही हूँ अच्छे से। लिख लो पहले जो लिखने वाला है। शॉक कॉइल सबने लिख लिया, आगे बढ़ू ना? यस सर। हाँ, ट्रांसफॉर्मर का बारे में लिख लो पहले जो लिखने वाला है, फिर हम समझते हैं। सिंपल सा है ये भी। A transformer is a device used to convert it is a device used to convert low alternating voltage at high current into high alternating voltage at lower current. And vice versa. It is a device used to convert low alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at lower current and vice versa. और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, और it is an electrical device used to increase or decrease alternating voltage. It is electrical device used to increase or decrease alternating voltage. क्या ये इतना लिख लिया? कुछ समझाने की जरूरत है इसमें मुझे? सर इसमें मैग्नीट्यूड कम हो जाता है करंट का या हाँ increase? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी समझ में आएगा वो चीज। क्योंकि पावर लॉस का भी ध्यान रखना होता है ना, तो दोनों चीज कर सकते हैं। जब हमें ट्रांसमिशन लाइन में भेजना होता है तो ट्रांसमिशन लाइन में जाते हुए पावर लॉस क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। से ज्यादा मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और पावर लॉस मिनिमम होना चाहिए तो करंट को क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम रखना पड़ेगा। यस सर। नहीं समझे बात को? सर ट्रांसमिशन लाइन में तो वोल्टेज को हाई रखते हैं और करंट को लो रखते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो जब ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन लाइन में भेजेंगे ना हम, तो ट्रांसमिशन लाइन बहुत दूर तक ले जाना होता है।
तो हमें उसमें पावर लॉस क्या रखना पड़ता है, मिनिमम रखना, तभी तो मैक्सिमम एनर्जी पहुंचेगी उसके पास, पावर लॉस मिनिमम होगा। तो करंट को क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा। तो वहां पर वो वाला ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसमिट करेगा वो ऐसा ट्रांसफर होगा कि जो पावर को, करंट को क्या करे, कम करके लोड करे ट्रांसमिशन लाइन में। यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हो मेरी बात? कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। हाँ सर यहाँ पे करंट को कम इसलिए रखते हैं क्योंकि वायर बर्न होने की चांसेस रहती है ना हीटिंग से। अब बर्न तो अलग इशू हो गया, ठीक है, बर्न तो अलग इशू है। दूसरा इशू है एनर्जी जाते जाते ही लॉस हो जाएगी, तुम्हारे घर में बल्ब थोड़ा ना जलेगा ठीक से। पावर लॉस का मतलब क्या है, एनर्जी लॉस। हाँ सर करंट को क्यों कम रखते हैं, मतलब पावर तो तब भी लॉस हो सकता है ना, क्योंकि वोल्टेज अगर ज्यादा हुआ तो VI से। बेटा I²R होता है, तो रेजिस्टेंस वायर का तो कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, तो आई मिनिमम करना पड़ेगा ना हमें, रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया ना। सर V²/R के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देखते? तो V²/R भी तो उसी से रिलेटेड है। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका वोल्टेज, उसका की वो बात करेंगे। तो आई, यदि मैं ट्रांसमिशन वायर की बात कर रहा हूं तो वायर का रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, तो वायर का करंट भी तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वायर के क्रॉस वोल्टेज थोड़ा ना मैं देखने बैठूंगा, वायर के क्रॉस वोल्टेज तो किस पर डिपेंड करेगा, वायर के करंट पर डिपेंड करेगा। तो करंट को मिनिमम करूंगा ना मैं, मुझे वायर, जो ट्रांसमिशन वायर है उससे मिनिमम लॉस कराना है। यस सर। नहीं समझे? तो मुझे उसके ट्रांसफार्मर के वोल्टेज से क्या लेना देना, मुझे तो वायर के वोल्टेज से लेना देना है। तो वायर का वोल्टेज थोड़ा ना मैं निकाल पाऊंगा। यस मुझे ट्रांसमिशन वायर से मिनिमम लॉस करना है, तो ट्रांसमिशन वायर में जो मैं कर सकता हूँ वो क्या कर सकता हूँ, एक तो वायर की डिजाइनिंग ऐसे करूँ कि रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए, दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करूं जो करंट उस पर अपलोड करे ट्रांसमिशन वायर पे वो मिनिमम हो, तो फिर उसमें वायर में जो होगा लॉस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यही तो कर सकते हैं हम। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। नो समझ गया सर। गुड। तो लिखिए दूसरा, इसी के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर ही है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लिखते ना, अभी लिखने वाला है, जब समझने का होगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही तो बोल के समझाना ही है, तो ये तो क्लियर हो गया। देखो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लिखते जाओ, जहां समझना होगा फिगर की जरूरत पड़ेगी वहां मैं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसके बारे में एक लाइन लिख लो। इट कन्वर्ट लो अल्टरनेटिव वोल्टेज, इट कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट, it converts low alternating voltage at higher current into a high alternating voltage at low current. It converts low alternating voltage at higher current into a high alternating voltage at lower current. सर हाई ऑल्टरनेटिंग का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हायर अल्टरनेटिंग करंट, करंट का मतलब सिर्फ करंट, बस आरएमएस वैल्यू। स्टेप डाउन, सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम होगी, वोल्टेज की सेम होगी, कंडक्टर करंट की सेम होगी, नहीं तो वो एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा भाई, उसी वोल्टेज की वजह से करंट है ना, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थोड़ा ना हो सकती है। फिर सेकंड है, ये लिख लिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। यस ठीक। सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
भाई आपने देखा ना जितने भी RL सर्किट, RC सर्किट या RLC सर्किट जितने भी देखे ना सब हमने, क्या ओमेगा कभी चेंज हुआ है? जो ओमेगा इनपुट वोल्टेज का था वही No, sir. करंट का रहा है हमेशा, कि नहीं रहा है? यस सर। हाँ, तो फ्रिक्वेंसी थोड़ा ना बेटा चेंज कर सकती होगी, वो तो जो करंट की रहेगी वोल्टेज की रहेगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिखो, इट कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बेटा ध्यान सुनते जाओ, मुझे बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है। इट कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट into a low alternating voltage at higher current। जो ऊपर लिखा है उसका जस्ट अपोजिट, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सर तो ये डाउन और अप जो वर्ड्स हैं वोल्टेज के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाउन अप रिलेटेड टू द वोल्टेज वर्ड लिख लेना चाहे वहां, यदि कुछ कंफ्यूजन है तो लिख लेना। स्टेप अप का मतलब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में मतलब इनपुट एज अ लो वोल्टेज जाता है, आउटपुट एज अ हाई वोल्टेज मिलता है। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि एज अ इनपुट हायर वोल्टेज देते हैं, एज अ आउटपुट लो वोल्टेज मिलता है। चाहो तो लिख लेना ये लाइन भी। क्लियर है? यस सर। गुड। प्रिंसिपल लिखो इसका, प्रिंसिपल। It is based on mutual induction. It is based on mutual induction। और म्यूचुअल इंडक्शन को मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, पूरा पूरा हमने पढ़ा है ठीक से। It is based on mutual induction। फिगर बनाते हैं। ये जो है ये आयरन कोर है, आयरन कोर है, यहां पर क्वाइलिंग करी हुई है, ऐसे वाइंड है, क्वाइलिंग। यहां पर क्या देते हैं? इनपुट। क्या देते हैं? इनपुट। एनपी इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल। एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी क्वाइल। यहां इनपुट देते हैं, यहां से आउटपुट लेते हैं। लोड, आउटपुट किसके क्रॉस लेते हैं? लोड के क्रॉस। क्या लेते हैं यहां पर? आउटपुट। ये बोलते हैं इसको सेकेंडरी क्वाइल। सेकेंडरी क्वाइल। एनएस बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी क्वाइल। क्या ये कंस्ट्रक्शन क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा। यस। बना लो जल्दी से। यहाँ इनपुट देंगे, करंट फ्लो करेगा, करंट वैल्यू करेगा प्राइमरी करंट की वजह से, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, करस्पॉन्डिंग म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, करस्पॉन्डिंग लोड से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक्चुअल में बहुत पास में होती हैं कि कुछ डिस्टेंस पे होती हैं? अब इसका कोई पैरामीटर नहीं, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, पास में ही रखते हैं तभी तो इंडक्शन अच्छे से होगा।
बहुत दूर होगा तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक नहीं हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो अब क्या कंस्ट्रक्शन मुझे अलग से लिखाने की जरूरत है क्या? कंस्ट्रक्शन हो तो गया। अब कंस्ट्रक्शन में क्या बोलूंगा, एक आयरन कोर लेते हैं, उसमें एक प्राइमरी कॉइल से बाइंड करते हैं जिसके क्रॉस इनपुट देते हैं, आउटपुट कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं, और लोड के क्रॉस आउटपुट लेते हैं। बस यही कंस्ट्रक्शन है। छोड़ो, इतना क्लियर, जल्दी बोलो। यस यस अच्छा, सर ये लोड अब क्या है सर? लोड मतलब जिसके, लोड का मतलब आउटपुट। कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ना जिसके क्रॉस में आउटपुट चाहिए, बल्ब जलाना है तो बल्ब लगाऊंगा, ओके हीटर ओके जलाना है तो हीटर लगाऊंगा, पंखा चलाना है तो फैन लगाऊंगा, फ्रिज चलाना है तो फ्रिज लगाऊंगा। वो लोड हो गया, समझे? समझ गया सर। ठीक, ठीक। तो बेसिकली लोड के बगल में आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? आउटपुट। आउटपुट, आउटपुट यहां पर इनपुट देते हैं प्राइमरी कॉइल में, यहां से आउटपुट लेते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे Yes. बढ़ते हैं। अब समझो लॉजिक। यहां पर कुछ इनपुट देंगे तो कुछ उसका ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा, करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा, मतलब यहाँ पर इंड्यूस डेवलप होगा। फंडामेंटल लॉजिक ये है कि जो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल, उतना ही फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। क्या ये बोल सकता हूं? टोटल फ्लक्स नहीं बराबर होगा। टोटल फ्लक्स कैसे बराबर हो जाएगा? टोटल फ्लक्स इसलिए बराबर नहीं होगा ना, यदि इसकी मैग्नेटिक फील्ड B है तो B इंटू इसका एरिया, अब एक टर्न है तो एक टर्न का एरिया लेंगे, वो फ्लक्स हो जाएगा इसका। दो टर्न है तो दो टर्न का एरिया, तो टोटल फ्लक्स तो नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड कर जाएगा ना। हाँ सर, तब ठीक है। इफेक्टिव एरिया चेंज हो जाएगा। जल्दी बोलो। यस सर। मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ द प्राइमरी कॉइल मस्ट बी इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। ये बोल सकता हूं? बोल सकते हैं सर। लिखो स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट, फ्लक्स पासिंग थ्रू one turn of the primary coil is equal to flux passing through one turn of the secondary coil। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे एक बार? ऐसे समझो, ये तो बिल्कुल पास पास होते ही ये मान के चलते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रहेगी वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी इंड्यूस होगी। ओके सर। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ये मान के चलते हैं प्राइमरी कॉइल खुद की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसमें है, और जो बाहर होगी ये बिल्कुल पास में होता है, तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा। जल्दी बोलो। यस सर। राइट। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड B है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना थिकनेस का उतनी थिकनेस का, सर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सेम होती है? क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर ऑफ टर्न डिफरेंट होते हैं। ओके। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो एक टर्न का फ्लक्स B इंटू ए, यस। और यहाँ भी B है, इसका एक टर्न का फ्लक्स एरिया A है, तो उसका भी फ्लक्स B इंटू ए।
यस सर। अच्छा, इसका टोटल फ्लक्स की बात करूंगा तो B इंटू ए इंटू NP, यस सर। यस सर। इसके टोटल फ्लक्स की बात करूंगा तो B इंटू ए इंटू NH। यस सर। अब समझे मेरी बात? अभी भी Yes, sir. कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। नहीं सर, समझ गए। ठीक, मतलब फ्लक्स एक टर्म में फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फ्लक्स की बात हमने कर ली, मतलब डी फाई बाई डी टी करूं तो डी फाई बाई डी टी जो होगा वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ वन टर्म ऑफ प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, यही बोलूंगा ना, क्योंकि जो फाई मैंने लिखा है ये फाई है फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ वन फ्लक्स थ्रू वन टर्न। तो ये बोलूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू वन टर्न ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी। जल्दी बोलो, क्या ये बोल सकता हूं? यस सर। अच्छा, टोटल फ्लक्स की बात करूं प्राइमरी के तो माइनस एन, ये माइनस होता है फ्लक्स में, एन पी डी फाई बाई डी टी, ये टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी। बोलते जाना, बिल्कुल समझ लोगे तो फिर रटना, समझ में आ गया तो रटना है, काम खत्म। थ्रू प्राइमरी, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, सॉरी, टोटल फ्लक्स नहीं, टोटल ईएमएफ है कि नहीं? देखते जाओ। हाँ, ये क्या होगा, ये जल्दी बोलो। सेकेंडरी ईएमएफ। टोटल ईएमएफ थ्रू सेकेंडरी। यस सर। थ्रू सेकेंडरी। बेटा सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी लोग बैठे हो चुपचाप। सर तो आ इसका रहा है, जल्दी रेशियो बोलो। NP बाय NS हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहां से यदि रेशियो लें तो EP बाई ES इज इक्वल टू NP बाई NS। ये लिख लो जरा, इसको इज इक्वल टू K बोल देते हैं, और K का एक नाम दिया गया है, वो नाम रख लेना, याद कर लेना, क्योंकि नाम हम कई बार पूछ देते हैं। इस K को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सॉरी इसको नहीं बोलते, इसका अपोजिट को बोलते हैं 1/K, और K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K को या 1/K को? नहीं, K को, मैंने ऐसे लिख दिया ना 1/K करके, तो K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सर एक छोटा सा डाउट था सर। बोलो बोलो। सर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना? सोलेनॉइड के अंदर भी जनरेट होती हैं, बाहर में हाँ, जीरो हो जाती है। हाँ, तो ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा ना। म्यूचुअल इंडक्शन ऐसी तो होता है, कॉइल तो है ना। सर म्यूचुअल इंडक्शन बेटा सिर्फ ये सोलेनॉइड थोड़ा ना है, सर मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन कोर से लिंक होंगी ना दूसरे में। आयरन कोर से भी लिंक हो जाएंगे। आयरन कोर्स तो अलग बात है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। वो जो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड जीरो बोलते थे, वो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए है, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ, अच्छा, ये मिटा दो फिगर, जल्दी बोलो। यहाँ तक क्लियर है? क्लियरिटी है? जल्दी बोलो। सर अगर एक के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे तो उससे सर म्यूचुअल इंडक्शन घटा और बढ़ा नहीं सकते हम लोग? हो सकता है, तो फिर सर हम लेकिन लोग
हाँ सर डिजाइन ऐसे करते हैं कि एक टर्न का एरिया सेम रखते हैं। ट्रांसफॉर्मर डिजाइनिंग ऐसे होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आए, इसके को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब यहीं से सब कुछ डिसाइड होता है। ES ये इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू सेकेंडरी कॉइल है, मतलब यही एज अ आउटपुट, यही क्या है मेरे लिए, आउटपुट है। और ये EP NS बाई NP ये क्या था मेरे लिए, इनपुट। जल्दी बोलो भाई, प्राइमरी में जो दे रहे थे वही तो इनपुट था, यस सर। ये आउटपुट है। अब यदि मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, क्या बनाना है, स्टेप अप के लिए NS बाई NP ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यस सर। मतलब NS ग्रेटर देन NP होना चाहिए। स्टेप डाउन, तो NS बाई NP लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब NS लेस देन NP होना चाहिए। समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन? जल्दी बोलो फटाफट। कंडीशन कैसे लगाई सर, वो बता दीजिए। कंडीशन कैसे लगाई यार, ये वैल्यू स्टेप अप मतलब ये ज्यादा होना चाहिए ना इनपुट से। स्टेप अप का मतलब क्या है, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाना। ज्यादा होना, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए इनपुट से। वो तब होगा जब ये, ओके ओके सर। इसमें आउटपुट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किससे, इनपुट से। वो कब होगा, तब ये होगा। जल्दी बोलो सर तो अगर सेकेंडरी को प्राइमरी से बड़ा होना है तो NS बाय NP को 1 से छोटा होना पड़ेगा ना। बेटा ये ज्यादा करना है ना, हाँ वो ज्यादा करना है। इससे ज्यादा करना है ना, तो ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके समझ गया सर, कंफ्यूजन हो गया सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी मतलब पावर लॉस जीरो, पावर लॉस जीरो, पावर लॉस जीरो मतलब इनपुट पावर जो हो वही आउटपुट पावर मिले, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई लॉस नहीं हुआ, यही मतलब हुआ ना। जल्दी बोलो। यस सर। भाई जितना इनपुट पावर दें उतना ही एज आउटपुट पावर मिल गया, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। यस सर। मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। सर इसमें क्या हो, n नहीं होगा सर, क्योंकि आउटपुट पावर तो सर n टाइम्स होगा ना। अरे यार तुम कहाँ रह गए यार, जो भी टोटल पावर दे रहा है, मैं एक टर्म का थोड़ा बोल रहा हूँ। इनपुट पावर, भाई जितना पावर दे रहा हूँ उतना पावर मिल जाए मुझे, मतलब यही तो मतलब हुआ, जितनी एनर्जी दे रहा हूँ उतनी एनर्जी मुझे मिल जाए। कोई एक मशीन है जितनी एनर्जी ले रहा है उतना ही एनर्जी दे रहा है, तो मशीन ने कोई लॉस नहीं किया ना। यस सर। तो इसमें कंसीडर किस बात का है तुम्हें? सर अगर वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करें स्टेप अप या स्टेप डाउन में, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज करें। अरे यार काहे इंक्रीज डिक्रीज कर पड़ा है, मैं आइडियल ट्रांसफार्मर, ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? इंक्रीज डिक्रीज की बात बाद में देखेंगे।
कंफ्यूज होते रहते हो। ये स्टेटमेंट क्लियर है ना? आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। अभी तुम्हारा पॉइंट जो आएगा वो डिस्कस कर लेंगे पहले। ये मतलब समझाया नहीं आया? यस सर। पक्का है इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इनपुट पावर क्या होता है? V इंटू आई। तो इनपुट वोल्टेज क्या था? EP इंटू करंट IS, IP मान लेता इनपुट करंट, इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज क्या था? ES, जो हम निकाल चुके थे, और इनपुट आउटपुट करंट लेट से IS है। तो EP बाई ES इज इक्वल टू IS बाई IP। IS IP आर इनपुट एंड आउटपुट करंट, वो पता ही है आपको। अच्छा, जनरल स्टेटमेंट की बात करें, जनरल टर्म की बात करें तो इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किया गया है ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इफिशिएंसी तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ही होता है ना बेटा? Yes, sir. जनरल डेफिनेशन है, Yes, जनरल sir. डेफिनेशन है। तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ये तो जनरल है। आइडियल केस में ये दोनों सेम हो जाएगा, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर ES IS डिवाइड बाय EP by IP, it will be the efficiency। ऐसे हम efficiency क्या कर लेंगे? डिफाइन कर लेंगे। क्या सारे पॉइंट क्लियर है? जल्दी देखो, जल्दी से फटाफट। Yes, sir. अब बताओ तुम्हारा क्या डाउट था, जो कुछ बोलना चाह रहे थे, या क्लियर है? सर मेरा नहीं था सर। जो भी बोलना चाह रहा था। क्या ट्रांसफॉर्मर क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आपका AC खत्म हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। वैसे मैंने खत्म कर दिया है, सारी चीजें हो गई हैं। तो देख लेता हूँ कुछ। ठीक है, AC कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन करना। मॉड्यूल मिला है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मॉड्यूल से करना, HC वर्मा से करना। चाहे तो पहले HC वर्मा से कर लो, उसके बाद मॉड्यूल से करना, क्योंकि HC वर्मा से एक बार हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर मॉड्यूल से करना, और ज्यादा रैंडम एंडम क्वेश्चन मत करना। HC वर्मा वाले कर लो, मॉड्यूल से कर लो, बस मोर देन एनफ। और अगली क्लास में क्या शुरू करें बताओ? ये सर खत्म कर देंगे? पहले उसका डाउट ले लेंगे सर, किस वाले? किसका? इंडक्शन का सर। यस सर, इंडक्शन की डाउट ले लीजिए। बाकी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. अब तो कर लिया हो, काफी टाइम भी हो गया, काफी टाइम मिल Yes, गया। sir. तो नेक्स्ट टाइम कर ले। हाँ जी सर। चलो चलो, नेक्स्ट टाइम इंडक्शन के डाउट क्लियर करते हैं। तो कैसे कर ले? पहले HC वर्मा से कर ले, ताकि सबके लिए कॉमन हो जाए। Yes, sir. चलो ठीक, सर HC वर्मा से कर ले। हाँ बोलो। सर अगर कोई फ्लक्स लिंक्ड बोलता है तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन से निकालना है कि ऐसे नहीं निकाल सकते कि जिस कॉइल से करंट आ रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाले उस पॉइंट पे और उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दें? तो वो सेल्फ फ्लक्स हो गया। फ्लक्स लिंकेज, लिंकेज का मतलब ये होता है कि दूसरे में, वो म्यूचुअल से रिलेटेड। लिंकेज का टर्म म्यूचुअल से रिलेटेड है। तो जहां भी फ्लक्स लिंक्ड आए तो वहां पे म्यूचुअल इंडक्शन निकाल के करेंगे। यार ये थोड़ा सा ये वर्ड क्वेश्चन के हिसाब से डिफर कर जाता है। यदि कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फ्लक्स लिंकेज में पता कर रहा है, मतलब सेल्फ की बात कर रहा है,
यदि दूसरा है तो दूसरे की बात, वो क्वेश्चन सामने आ जाएगा आपको, ओके सर। समझ गए ना? हाँ सर ये अर्थ actually मैग्नेटिज्म just- से क्वेश्चन आता है। हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म का अभी क्वेश्चन कुछ नहीं बताऊंगा। अर्थ मैग्नेटिज्म हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ये डाउट सेशन ले लूं, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म का करते हैं, ठीक है ना? उसमें याद करने वाली चीजें हैं, कोशिश करते हैं कि 2 लेक्चर में खत्म कर दें, ठीक है? मॉड्यूल तो मिला है ना अर्थ मैग्नेटिज्म का? यस यस सर। ठीक है, तो उसी चीजें में मैक्सिमम उसी सर- मॉड्यूल का ही है। हाँ एक सर डाउट था हाँ, बोलो बोलो। सर, उसमें दिया होता है एक रेक्टेंगुलर लूप है सर, जिसमें एक बीच में स्लाइडिंग लेंथ का एक सर PQ लेंथ का एक रॉड लगा था सर, जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, और सर उसके दो तरफ और रेजिस्टेंस लगे थे, लेकिन वो सर स्लाइडिंग नहीं थे दोनों तरफ। तो सर वो तो पूछ रहा ऐसा- था कि हाँ सर, हाँ, ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने तो अगल बगल स्लाइडिंग लगा दिए थे। डाउट सर ये था मेरा सर, जैसे PQ हाँ। स्लाइडिंग है तो सर हाँ। PQ पे I दिखा रहा था वो करंट, और हम्म। फिर सर एक लेफ्ट साइड में I1 था और राइट साइड में I2 करंट दिखा रहा था। तो सर जैसे I जो था सर वो इक्वेट कर रहे थे, तो सर BVL/3R आ रहा था सर। तो सिमिलर हम लोग ऐसे ही I2 और I1 के लिए नहीं कह सकते हैं रेफरेंस लेके? नहीं, सर क्यों सर? ऐसा तो तुम आई को भी नहीं कह सकते हो, बस ये है कि उसमें BLV की सर रिपीट कर दीजिए एक बार। जो स्लाइडर है ना, यस सर। उसमें BLV की बैटरी लगा दो सर बाय R जो है R इक्विवेलेंट क्या लेंगे? R इक्विवेलेंट लगाने लिखना ही नहीं है अभी कुछ। आपके पास सर 3 side में रजिस्टर है वहां पे। एक साइड में हो गया, एक स्लाइडर में रेजिस्टेंस हो गया, एक बाहर रेजिस्टेंस हो गया, यही है ना? नहीं सर, 2 साइड में रेजिस्टेंस है और एक बीच में स्लाइडिंग में। वही बोल रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर हाँ। लूप है तो 2 अगल बगल हो गए स्लाइडर के ना, यस सर। और एक स्लाइडर में रेजिस्टेंस हो गया। यस सर। अब स्लाइडर में BLV की बैटरी लगा दे। हाँ सर लगा दी। सर ये अब बताइए स्लाइडर सर, में- दोनों तरफ पहले और सुन ले, दोनों। पहले सुन ले पूरी बात। स्लाइडर में BLV की बैटरी लगा दे। लगा जी दी? सर। गुड, लगा दी। अब मेरे लिए सिंपल सा सर्किट बन गया। मेरे लिए सर्किट ये है बस, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और एक बैटरी ये। इसमें करंट I, इसमें करंट I1, इसमें करंट I-I1। बस KVL लगा, जो करना है कर, सॉल्व कर। सर लेकिन बैटरी सर साइड्स में नहीं बनेगी सर, उसमें इंड्यूस्ड नहीं। EMF नहीं आएगा? नहीं, जो स्लाइड कर रहा है उसी में आएगा बस, और किसमें आएगा? तो जिनमें वेलोसिटी सर- नहीं होगी उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। उसमें थोड़ा ना आएगा। मोशनल EMF नहीं होगा ना उसमें, इंड्यूस्ड तो होगा। अरे बेटा, मोशनली इंड्यूस ही होता है, या तो मोशनल निकालो या इंड्यूस निकालो। तो बराबर सर होता है। फ्लक्स तो चेंजिंग होगा ना, तो इंड्यूस तो तो फ्लक्स जिस रेट पर डिक्रीज हो रहा है उसका इस वाले के एरिया का इंक्रीज तो हो रहा है, तो ये इफेक्ट है बैटरी है, सबका इफेक्ट है उसमें। अच्छा ओके सर, समझ गए। हाँ, तो वो एक ही चीज लिखते हैं, 2 नहीं लिखते। मोशनल लिख ले या फिर एरिया से देख ले, 2 में से कोई एक देख, दोनों चीज नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात? यस सर। हाँ। अब ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये स्लाइडर है। अब स्लाइडर में BLV लगा रहा था, तो इसका एरिया चल जाएगा, तो क्या एरिया वाला भी करूंगा क्या? या तो एरिया से निकाल लूं या मोशनल से निकाल लूं, बात बराबर है। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट टाइम पे आप मॉड्यूल के डाउट डिस्कस करेंगे कि वही HCV का? पहले HCV वो खत्म हो जाएगा तो फिर मॉड्यूल। सर एक और चीज सर आपने जो क्लास लेते हैं सर उसके वीडियोस का प्लेलिस्ट बना दीजिए यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट? अच्छा, ऐसे ढूंढने में नहीं मिलते क्या? नहीं मिलते सर, लिंक ढूंढना पड़ता है बहुत। नहीं, जैसे तुम लोग चैनल में जाते हो तो चैनल में देखते नहीं है क्या? नहीं दिखता सर। हाँ सर, नहीं दिखता है। अच्छा, दिखते ही नहीं है।
अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बना देता हूँ, एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना देता हूँ और सारा वो तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है? सर जैसे आपने काइनेमेटिक्स की बनाई है हाँ वैसे हाँ सर मुझे बना याद आ गया, ठीक है ठीक ठीक है, वैसे बना, ठीक ठीक सर और बना दो। 11th के भी वीडियो सर आप सब प्लेलिस्ट बना के एक बार डाल दीजिए जो आप पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, जितने हैं मेरे पास उतने डाल देता हूँ, ठीक है? यस सर। यस चलो थैंक यू सर। चलो Thank you. कंटिन्यू Thank you, करेंगे sir. इसको। सर टेस्ट का रिजल्ट कब देंगे? अबे आंसर की मैंने भेज दिए तो देख लो ना, सिंपल सा टेस्ट है। सर वो रिस्पॉन्सेज नहीं रहते सर। अच्छा रिस्पॉन्स भेज दूं? हाँ सर वो सर एक्चुअली फिर वो हम लोग को पता नहीं चलता ना हमने कौन सा टिक किया था, सारे मतलब उतने याद नहीं। सर उसमें नहीं, गूगल फॉर्म पे तो एक मैं ऑप्शन रहता है कि उसमें वो अपने आप ही रिस्पॉन्स भेज देता है जो आपने सबमिट किया है। सेंड द नहीं, कॉपी। जो 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 अच्छा ऑप्शन रहता है, ठीक है? हाँ सर तो वो ये आप इनेबल कर दीजिए फॉर्म में तो अगली बार से हो जाएगा खुद ही। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अब अभी मैं अभी मैं शेयर कर देता हूँ वो जो तुमने रिस्पॉन्स सबमिट किया है, तो वो चेक कर लेना, अपना वेरीफाई कर लेना, ठीक है? यस सर। क्या बेटा कोई पीछे टेस्ट होगा इस संडे आप बताओ। सर अगले संडे ले लीजिए सर 11th के कोई 2 टॉपिक या 3 टॉपिक। एक काम करते, ठीक ऐसे ही करते हैं, अगले संडे थोड़ा अच्छे लेवल का टेस्ट और कम से कम 3-4 टॉपिक के लिए कर लेते हैं। सर ठीक है? फ्लूइड्स रख लीजिए। अभी तो फ्लूइड्स मत 3-4 रखिए, अभी स्टार्टिंग के 4। चलो नेक्स्ट सर 2 क्लास में पुराने रख लीजिए 11th के और 2 11th में जहाँ तक आपने लिए उसके आगे के रख लीजिए। मैकेनिक्स सारा रख लीजिए। यस सर मैकेनिक्स रख सकते। तुम लोग भी सोच लेना, कल वाली क्लास में याद दिलाना, कल वाली क्लास में बताऊंगा क्या क्या आएगा। यस यस चलो ठीक, थैंक यू। ओके थैंक यू।